हेलो एवरीवन। मेरा नाम नीतीश पांडे है। मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है जिससे आप लोगों का एक फाउंडेशन बन जाएगा यूपीएससी के लिए। इस सीरीज में आप लोग को सभी चीज़ें बताई जाएंगी, जैसे कि यूपीएससी सीएससी एग्ज़ाम क्या है, कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, सिलेबस के अकॉर्डिंगली कैसे पढ़ें और वगैरह वगैरह। आज फाउंडेशन क्लास की तीसरी वीडियो है, तो जिन्होंने पहली और दूसरी वीडियो नहीं देखी वो पहले उन्हें देख लें। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स या स्टूडेंट्स यूपीएससी की फाउंडेशन क्लास इंग्लिश में देखना चाहते हैं, वो वाइस सर को कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप 7200681675। हमारे यूट्यूब चैनल पे यूपीएससी के सिलेबस के अकॉर्डिंगली सारे सब्जेक्ट्स से प्लेलिस्ट बनाए हुए हैं और ये सारे कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप लोग हमारे वीडियोस को देख सकते हैं सारे सब्जेक्ट्स के बेसिक को डेवलप करने के लिए। फाउंडेशन वीडियो जो 1 था उसमें हम लोगों ने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बारे में जाना था कि सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन क्या है, और उसमें हम लोगों ने बहुत सारे पैरामीटर्स को डिस्कस किया था, जैसे कि क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है, कितने स्टेजेस में एग्जाम होता है, मार्किंग स्कीम क्या है, एज लिमिट क्या है और एकेडमिक क्वालिफिकेशन क्या चाहिए इस एग्जामिनेशन के लिए। फिर हम लोगों ने दूसरी वीडियो में देखा था कि हम लोग को कैसे स्टार्ट करना चाहिए, तो उसमें भी हम लोगों ने देखा था कि हम लोग मेंटली कैसे प्रिपेयर्ड रहें, फिजिकली कैसे रेडी रहें, गोल ओरिएंटेड कैसे रहें, कितने घंटे पढ़ने चाहिए और हम लोग को क्या डाइट फॉलो करने चाहिए इस प्रिपरेशन के दौरान। आज की क्लास में हम लोग सिलेबस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। मैंने दूसरी फाउंडेशन वीडियो में आपको बताया था कि प्रीलिम्स के पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में 100 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का होता है, इसका मतलब हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का। और पेपर 2 में 80 क्वेश्चंस होते हैं 200 मार्क्स का, मतलब कि हर एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का। अगर आप कोई भी क्वेश्चन गलत क्या कहते हैं बबल फिल करते हैं तो आपका 1/3 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर 1 जो है उसका 2 घंटा दिया जाता है, मतलब कि आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, उसी 2 घंटे में आपको पूरा पेपर कंप्लीट करना है। तो पेपर 1 का सिलेबस पहला है कि आपको करंट इवेंट ऑफ नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस है, मतलब कि जो भी नेशनल और इंटरनेशनली क्या कहते हैं जो भी न्यूज़ है वो आपका पेपर 1 के सिलेबस में है। इंटरनेशनल बेसिकली यहाँ पे फोकस किया जाता है जो भी आपका इंडिया से रिलेटेड हो। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, मतलब कि आपको भारत का इतिहास और जो भी इंडियन नेशनल मूवमेंट हुआ था वो आपको यहाँ पे पढ़ना है। उसके बाद इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे भी आपको फोकस करना है। यहाँ पे आपका फिजिकल सोशल इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया और वर्ल्ड पूरा कंप्लीट कवर्ड रहेगा। तो एक तरह से आपको ज्योग्राफी मतलब कि इंडिया और वर्ल्ड दोनों का पढ़ना है। उसके बाद इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस के बारे में आपको पढ़ना है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, पंचायती राज, उसके बाद पब्लिक पॉलिसी, राइट इश्यूज और अन्य बहुत सारे टॉपिक हैं जिसको हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे मेंस वाले पोर्शन में। उसके बाद इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट भी हम लोग को देखना है, जिसमें आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, पोवर्टी है, उसके बाद इंक्लूजन है, डेमोग्राफिक्स है, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव है, मतलब कि सोशल सेक्टर जैसे कि एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, उसमें क्या क्या इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिया है वो सब पे हम लोग यहाँ पे देखेंगे। पोवर्टी रिडक्शन के लिए क्या क्या किया जा रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हम लोग और क्या स्टेप्स ले रहे हैं, तो इस सब चीज आपका इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट वाले क्या कहते हैं डोमेन में आता है। उसके बाद इन्वायरमेंट और इकोलॉजी के बारे में जानेंगे, बायोडाइवर्सिटी और क्लाइमेट के बारे में यहाँ पे समझेंगे, और आपका जनरल साइंस भी यहाँ पे कवर्ड है। तो ये सब जितना भी टॉपिक्स है ये आपका पेपर 1 के सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो इसीलिए मैंने आपको थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर दिया कि हर एक पॉइंट में और क्या क्या मतलब कि इसका माइक्रो पॉइंट्स मैंने बताया है। जैसे कि आपका पहला था करेंट इवेंट ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, इसका मतलब क्या है कि जो भी नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज है वो आपको जानना है। इंटरनेशनल न्यूज बेसिकली आपको उस पर फोकस करना है जिसमें इंडिया भी रिलेटेड हो। नेक्स्ट है आपका पेपर 2 का सिलेबस। पेपर 2 भी आपका 2 घंटे का होता है, तो इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आता है। एक आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा, मतलब कि इंग्लिश वाला जो सेक्शन रहेगा उसमें आपको पैसेज दिया रहेगा, वो आपको क्या कहते हैं सॉल्व करना है।
फिर उसके बाद इंटरपर्सनल स्किल से कम्युनिकेशन स्किल, ऐसा ही टाइप का भी स्किल आपको क्या कहते हैं डेवलप करना होगा, ताकि आप इंग्लिश में अच्छे से क्या कहते हैं वहां पे बबल सर्कल कर पाए। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल एबिलिटी यहाँ पे आएगा, मतलब कि बेसिकली यहाँ पे आपका लॉजिकल जो भी रीजनिंग होता है वो यहाँ पे चेक करने की कोशिश की जाएगी, कितना आपका एनालिटिकल पावर है वो यहाँ पे चेक किया जाएगा आपका। उसके बाद डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसे क्वेश्चन भी आपको दिए जाएंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी आपका आएगा, बेसिकली जितना भी न्यूमेरेसी और मेंटल एबिलिटी वाले क्वेश्चन आते हैं वो आपका क्लास 10 लेवल के होते हैं, जिसमें आपका डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे क्वेश्चन रहेंगे। और डेटा इंटरप्रिटेशन जैसे मतलब कि आपका चार्ट के फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और कुछ क्वेश्चंस नीचे दिए रहेंगे, तो वो क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको निकालने हैं और सर्कल को बबल करने हैं। डेटा सफिशिएंसी रहेगा, टेबल रहेगा। तो ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे मेंस एग्जामिनेशन के सिलेबस के बारे में। तो मेंस एग्जामिनेशन में कितना पेपर होता है पहले वो एक बार हम लोग फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो सबसे पहले होता है पेपर ए, जो कि लैंग्वेज पेपर होता है, मतलब कि जो भी 8 शेड्यूल में आपके लैंग्वेज मेंशन्ड है उसमें से कोई भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का आपका पेपर होगा। वो 300 मार्क्स का होता है और क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब कि आपको सिर्फ 25% मार्क्स लेकर आना है, मतलब कि 75 मार्क्स आपको लेकर आना है 300 में। उसके बाद पेपर बी होता है इंग्लिश पेपर, ये आपका 300 मार्क्स का होता है, ये भी क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इसमें आपको 75 मार्क्स लेकर आना है 300 में। और पेपर ए और पेपर बी दोनों आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है। फिर आते हैं मेरिट में जो पेपर काउंट किए जाते हैं, तो पहला है आपका पेपर 1, ऐसे पेपर होता है 250 मार्क्स का होता है। पेपर 2 को हम लोग जीएस 1 पेपर बोलते हैं, वो भी 250 मार्क्स का होगा। पेपर 3 आपका जीएस 2 पेपर होता है। पेपर 4 आपका जीएस 3 पेपर होगा। सारे ये 250 मार्क्स के, जितने ही मेरिट में काउंट होंगे पेपर वो सारे आपके 250 मार्क्स के पेपर हैं। उसके बाद पेपर 5 जो है ये जीएस 4 है, और पेपर 6 और 7 आपका ऑप्शनल पेपर 1 और 2 होता है, और दोनों पेपर 250 मार्क्स का होता है। तो ये आपके टोटल पेपर होते हैं मेंस एग्जामिनेशन में। अब आइए एक एक करके हम लोग सिलेबस थोड़ा इसका देख लें। तो चलिए एक एक पेपर कर हम लोग डिस्कस करते हैं कि उनमें क्या क्या सिलेबस है। तो सबसे पहले हम लोग पेपर ए और पेपर बी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे। पेपर ए में आपका कॉम्प्रिहेंसिव मतलब कि कॉम्प्रिहेंशन आता है, मतलब एक पैसेज दिया हुआ रहता है जिसमें आपको कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हुए रहेंगे, और यहाँ पे आपको रिटन पेपर है, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आएगा, आपको यहाँ पे बबल नहीं फिल करना है, आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे प्रिसाइज राइटिंग आता है। उसके बाद यूसेज एंड वोकेबलरी भी आता है, मतलब कि वोकेबलरी रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा। और शॉर्ट और ऐसे यहाँ पे आता है, मतलब कि छोटा सा ऐसे आएगा जो कि मतलब आपको लिखना है, मतलब कि अराउंड आपका शायद 600 टू 700 600 से लेके 650 वर्ड्स का शायद अराउंड होता है, जो कि आपको वहां पे लिखना पड़ता है। उसके बाद इंग्लिश में कुछ पैसेज दिया हुआ रहेगा और उसको आपको इंडियन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है, मतलब ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू इंडियन लैंग्वेज। इसका मतलब क्या है, सपोज आप हिंदी इंडियन लैंग्वेज चूज करते हैं पेपर ए के लिए, इंग्लिश में एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा, उस पैराग्राफ को आपको हिंदी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, या वाइस वर्सा भी हो सकता है। पेपर बी जो होता है वो इंग्लिश पेपर का होता है, इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा, मतलब कि वही जो मैंने बताया था क्या कहते हैं पेपर ए वाले में जो कि लैंग्वेज पेपर था, कॉम्प्रिहेंशन आएगा, आपको पैसेज दिया हुआ रहेगा, आपको कुछ कुछ क्वेश्चन भी वहां पे मेंशन दिए रहेंगे और आपको उसके आंसर लिखने हैं। फिर उसके बाद इसमें प्रिसाइज राइटिंग आता है, यूसेज और वोकेबलरी के रिलेटेड कुछ कुछ क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ऐसे भी आता है, मतलब कि कुछ टॉपिक दिए रहेंगे ऐसे के, उसको आपको 6 to 650 वर्ड्स में आपको लिखना है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे पेपर 1 एसे पे कि मतलब इसका क्या सिलेबस है। तो पेपर 1 एसे में क्या करना है आपको कि यहाँ पे मल्टीपल टॉपिक्स आपको दिए हुए रहते हैं, जिसपे कैंडिडेट को क्या करना पड़ता है, लिखना पड़ता है एक ऐसे। 2 सेक्शंस दिया हुआ रहेगा, सेक्शन ए और आपका सेक्शन बी। सेक्शन ए में 4 क्वेश्चंस रहते हैं, सेक्शन बी में आपका 4 क्वेश्चन रहेगा। हर एक सेक्शन से सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन पे ऐसे लिखना है। यहाँ पे आपको ऐसा ऐसे लिखना है जो कि आपका सब्जेक्ट जो होगा उस ऐसे का उससे क्लोजली रिलेटेड रहे, और आपका एक ऑर्डरली फैशन और कॉन्साइज वे में रहे। क्रेडिट आपको तभी दिया जाएगा जब आपका एक्सप्रेशन जो इफेक्टिव या एग्जैक्ट हो, उस केस में आपको मार्क्स अच्छा यहाँ पे मिलने का चांसेस होता है। तो इसीलिए मल्टीपल टॉपिक्स रहेगा
उसमें से आपको चूज करना है, हर एक सेक्शन में से एक आपको ऐसे का टॉपिक चूज करना है और उस पर आपको 1000 से 1200 वर्ड के बीच में लिखना है। नेक्स्ट पेपर है पेपर 2, जनरल स्टडीज 1 का होता है। पेपर 2 का मतलब कि जो टॉपिक है वो आपका इंडियन हेरिटेज और कल्चर से रिलेटेड है, हिस्ट्री से रिलेटेड है और ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड सोसाइटी से रिलेटेड है। तो इसको हम लोग एक एक कर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंडियन हेरिटेज को देखेंगे। तो इसमें आपका इंडियन कल्चर और जो कि आपका सैलिएंट एस्पेक्ट ऑफ आर्ट फॉर्म मतलब कि आर्ट रिलेटेड रहेगा, उसके बाद लिटरेचर रहेगा, आर्किटेक्चर रहेगा और वो भी आपका एंशियंट से मॉडर्न टाइम तक, मतलब कि एंशियंट से लेके मॉडर्न टाइम तक जो भी आर्ट फॉर्म्स, लिटरेचर, आर्किटेक्चर रहे हैं उसके सैलिएंट एस्पेक्ट को कवर किया जाएगा और उसी के से जो भी आपका टॉपिक रिलेटेड होगा वही आपका मेंस एग्जाम में आएगा। नेक्स्ट है आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री बेसिकली आपका मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी से आपका प्रेजेंट सिग्निफिकेंट इवेंट, पर्सनैलिटी और इशू यहाँ तक आएगा। मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं कि 1750 से लेकर मतलब कि मिडिल ऑफ द 18th सेंचुरी क्या हो गया 1750। तो 1750 के सॉरी क्या कहते हैं 1715 के बाद से जितना भी इवेंट्स हुआ है, जितने भी पर्सनैलिटी डिस्कस किए गए हैं, जितना भी इश्यूज हुआ है 1947 तक, वो सारे चीज आपका इंक्लूडेड रहेंगे इस सिलेबस में। उसके बाद फ्रीडम स्ट्रगल और उसके बहुत सारे मतलब कि जो भी स्टेजेस में फ्रीडम स्ट्रगल आपका हुआ है और इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि आपका वेरियस स्टेजेस में जो जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ है, मतलब कि जितना भी स्टेजेस फ्रीडम स्ट्रगल आपका हुआ है और डिफरेंट डिफरेंट मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स हैं उस टाइम में, तो प्रोविंसेस और प्रिंसली स्टेट हुआ करते थे, तो उन लोगों का क्या कंट्रीब्यूशन रहा फ्रीडम स्ट्रगल में, वहां से भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। और पोस्ट इंडिपेंडेंस कंसोलिडेशन जो है बेसिकली आपका ये अलग सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने इसको मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में ही इंक्लूड कर दिया है। तो आपका इंडिपेंडेंस के बाद से कुछ कुछ स्पेसिफिक इशू पे भी क्वेश्चन आता है। और रीऑर्गेनाइजेशन विद इन द कंट्री, मतलब कि इंडिपेंडेंस के बाद क्या कहते हैं हमारा कंट्री रीऑर्गेनाइज हुआ, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ। 1956 के बाद स्टेट और यूनियन टेरिटरी क्या कहते हैं दोनों क्या कहते हैं स्टैब्लिश किए गए, तो उसके रिलेटेड जितना भी होता है बेसिकली आपका इस क्षेत्र से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है आपका वर्ल्ड हिस्ट्री। तो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड जो है वो बेसिकली आपका इवेंट इंक्लूड करता है 18th सेंचुरी, जैसे कि आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, रिड्रॉवल ऑफ नेशनल बाउंड्रीज हो गया, कोलोनाइजेशन हो गया, डीकोलोनाइजेशन हो गया, पॉलिटिकल फिलोसफी जैसे कि आपका कम्युनलिज्म हो गया, कैपिटलिज्म है, सोशलिज्म है, इनके फॉर्म्स, इनके इफेक्ट सोसाइटी पे क्या क्या हुआ है, ये सब चीज से क्वेश्चन पूछे गए हैं। वर्ल्ड हिस्ट्री मतलब कि एक तरह से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि इसका कोई भी डोमेन नहीं है, लेकिन यूपीएससी यहाँ पे एक अच्छा काम किया है कि यहाँ पे सिलेबस जो है वो स्पेसिफाई कर दिया है, क्योंकि अगर इसका सिलेबस नहीं स्पेसिफाई करता तो जाहिर सा बात है इससे क्वेश्चन ऐसे ऐसे आते जो कि हम लोग शायद सुने भी ना हो। नेक्स्ट है आपका इंडियन सोसाइटी, ये भी आपका पेपर 2 में ही है, मतलब कि जीएस 1 में। तो यहाँ पे आपका सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन सोसाइटी पूछा जाएगा, डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया पूछा जाएगा, वुमेन और वुमेन ऑर्गेनाइजेशन का रोल क्या है, पॉपुलेशन और उसके साथ क्या क्या इश्यूज एसोसिएटेड है, पोवर्टी और डेवलपमेंटल इशू के बारे में क्वेश्चन आएगा, अर्बनाइजेशन मतलब कि क्या कहते हैं अर्बनाइजेशन का इफेक्ट सोसाइटी पे क्या है, अर्बनाइजेशन होता क्या है, अर्बनाइजेशन क्यों हो रहा है, ये सब डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से ये सब टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ग्लोबलाइजेशन का इंडियन सोसाइटी पे क्या प्रभाव है, सोशल इंपावरमेंट क्या होता है, कम्युनलिज्म, रीजनलिज्म, सेकुलरिज्म, ये सब टर्म्स पे भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। कैसे कैसे क्वेश्चन इन सभी टॉपिक्स पे आते हैं मैं आपको आगे आने वाले जो भी वीडियोस बनेंगे मैं आपको दिखाऊंगा कि इस सब टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऐसे प्रकार की वीडियो आगे अभी और बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी में आपका वर्ल्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी का जो भी सैलिएंट फीचर होता है वो आता है। नेचुरल रिसोर्सेज वर्ल्ड में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, मतलब कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन जो है इसका नेचुरल रिसोर्सेज का अक्रॉस द वर्ल्ड, उसके बारे में मतलब कि क्या कहते हैं यहाँ पे क्वेश्चन आने का चांसेस होता है क्योंकि ये सिलेबस में ही इंक्लूडेड है। उसके बाद साउथ एशिया भी इंक्लूडेड है यहाँ पे और इंडियन सब कॉन्टिनेंट भी इंक्लूडेड है। क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं आपका प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के इंडस्ट्री के लोकेशन में, मतलब कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर के जो भी इंडस्ट्रीज जहां भी लोकेटेड है, जिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में भी लोकेटेड है, उसका क्या कारण है, मतलब कि क्या फैक्टर्स हो सकता है, तो उसके बारे में यहाँ पे
क्या कहते हैं सिलेबस में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद आपका जियो फिजिकल फिनोमेना जैसे कि अर्थक्वेक हो गया, सुनामी हो गया, वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गया, साइक्लोन हो गया, तो ये सब कुछ कुछ क्या कहते हैं टॉपिक इसमें इंक्लूड किए गए हैं। आपका फ्लोरा हो गया, फाउना हो गया, ये सब का क्या क्या इफेक्ट है, तो सब कुछ यहाँ पे आपका क्या कहते हैं इस सिलेबस में मेंशन्ड है। नेक्स्ट है पेपर 3, मतलब कि जनरल स्टडीज 2। पेपर 3 का जो टॉपिक होता है वो आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब सब्जेक्ट से आपका क्वेश्चन इस सब्जेक्ट मतलब इस पेपर में आपका आता है। पहले हम लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के टॉपिक को डिस्कस कर लेते हैं। तो आपका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग, मतलब कि क्या कहते हैं हम लोग इसमें ऐसा बोल सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जो थे वो ट्रेडर्स के फॉर्म में आए, उसके बाद क्या क्या उन्होंने एक्ट्स और पॉलिसी पास किया, जैसे कि आपका बोल सकते हैं रेगुलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, ये सब जो मतलब कि 1947 तक जो भी एक्ट आपका पास हुआ है वो आपका हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में कवर्ड रहता है। उसके बाद ये भी क्या कहते हैं हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग में रह सकता है कि मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो फॉर्म हुआ था 1946 का, कौन कौन उसके मेंबर थे, मतलब कि आप पुट कर सकते हैं अगर इसका क्वेश्चन आया तो कुछ कुछ स्पेसिफिक डेटा यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। फिर उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ, फीचर्स कैसा था, उसके बाद अमेंडमेंट प्रोसीजर जो होता है उसके बारे में यहाँ पे मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को जो हम लोग अमेंड करते हैं तो कहाँ कहाँ अमेंडमेंट हुआ, तो वो सब यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा। उसके बाद आपका बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया था। 1973 में केशवानंदा भारती केस हुआ था, तो उसी केस में बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का कॉन्सेप्ट आया था, तो उस विषय में भी आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद यूनियन और स्टेट का फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। उसके बाद फेडरल स्ट्रक्चर के रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, क्या चैलेंजेस हैं। उसके बाद पावर और फाइनेंसेस जो भी हम लोग डिवॉल्व करते हैं लोकल लेवल मतलब कि गवर्नमेंट को, जैसे कि पंचायती राज हो गया, म्यूनसिपैलिटी हो गया, क्या क्या इस संदर्भ में चैलेंजेस हैं, वो सब आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कवर्ड होता है इस सिलेबस, मतलब कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये सारा टॉपिक आपका आता है। नेक्स्ट है आपका इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी का सबसे पहला टॉपिक है आपका सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर मतलब कि हम लोग भी जानते हैं कि हम लोग का क्या कहते हैं 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट में, मतलब कि आपका एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और क्या कहते हैं आपका जुडिशरी। ठीक है, तो ये 3 ऑर्गन्स होता है। तो ये 3 ऑर्गन्स के बीच में कैसे सेपरेशन ऑफ पावर है, क्या रिलेशन है, किस तरह से कॉपरेशन करके चला जा रहा है, उसके बारे में यहाँ पे आता है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम के बारे में यहाँ पे कंपैरिजन किया जाएगा। और क्या कहते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम मतलब किस तरह से बोल सकते हैं कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन, तो उन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है उसके बारे में भी क्वेश्चन आने का चांसेस होता है, क्योंकि ऑलरेडी सिलेबस में ये सब चीज मेंशन्ड है। उसके बाद पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर के बारे में आता है, मतलब उनका फंक्शनिंग, उनका बिजनेस कैसे वो लोग कंडक्ट करते हैं, पावर प्रिविलेजेस क्या है, क्या क्या इशू अराइज होता है इन सभी चीजों की वजह से, तो आपका पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर से ये सब क्वेश्चन आता है। उसके बाद एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी का स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, ये सब चीज यहाँ पे डिस्कस मतलब क्या कहते हैं ये सब सारा चीज आपका सिलेबस में मेंशन्ड है। प्रेशर ग्रुप के बारे में आपको क्या कहते हैं यहाँ पे पढ़ना है, सिलेबस में मेंशन्ड है उसके, क्योंकि ये एक तरह से ये एक इनफॉर्मल एसोसिएशन होता है प्रेशर ग्रुप, तो इसके बारे में आपको जानना है। ये लोग क्या करते हैं गवर्नमेंट के पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करते हैं, तो इनके बारे में जानना है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन हर एक साल एक तरह से बोला जा सकता है कि यूपीएससी मेंस पे आता ही आता है। उसके बाद रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का क्या फीचर्स है उसके बारे में जानना बहुत जरूरत है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट क्यों पास किया गया, पास करने के बाद इसके क्या क्या प्रोविजंस रहे, ये सब चीज आपको जानना है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट के बारे में जानना है, मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये सब आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है, तो इन सभी के बारे में आपको यहाँ पे जानना है। फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में आपको जानना है। स्टैट्यूटरी और रेगुलेटरी और क्वासी जुडिशियल बॉडी क्या होता है उसके बारे में भी जानना है। क्वासी जुडिशियल बॉडी का मतलब होता है कि वो बॉडी जो कि क्या कहते हैं जुडिशियल एक्ट परफॉर्म करते हैं, जबकि वो जुडिशरी एक्चुअली है नहीं, मतलब जुडिशियल बॉडी है नहीं, लेकिन उसके बाद भी जुडिशियल एक्टिविटीज वो लोग परफॉर्म करते हैं। तो ये सारा टॉपिक्स आपका इंडियन पॉलिटी के अंदर आता है। नेक्स्ट है आपका सोशल जस्टिस। तो इसमें आपका गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन जिसके तहत डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में डेवलपमेंट किया जा सके, और इसके डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में क्या क्या इश्यूज आ सकता है, मतलब कि गवर्नमेंट पॉलिसी और इंटरवेंशन का, वो सब चीज सोशल जस्टिस के अंदर आता है। उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री आएगा, यहाँ पे एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये सब का क्या क्या रोल है ये भी आपका इंक्लूडेड रहेगा, कि मतलब एनजीओ मतलब कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एसएचजी सेल्फ हेल्प ग्रुप का
वेरियस ग्रुप्स और एसोसिएशन के प्रति क्या क्या कंट्रीब्यूशन इनका है, इनका क्या रोल है, तो ये सब पे कुछ कुछ क्वेश्चन आता है। उसके बाद वेलफेयर स्कीम आता है, मतलब कि जो भी वेलफेयर स्कीम वल्नरेबल सेक्शन के लिए गवर्नमेंट निकालती है, तो क्या कहते हैं उस पे, मतलब क्या कहते हैं आपका इस पे क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि सिलेबस में मेंशन्ड है। उसके बाद ये स्कीम का परफॉर्मेंस कैसा रहा, मैकेनिज्म कैसा है, लॉ कैसा है, बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है इन चीज को प्रोटेक्शन और बेटरमेंट प्रोवाइड करने के लिए, मतलब कि अगर वल्नरेबल सेक्शन के लिए हम लोग वेलफेयर स्कीम्स ला रहे हैं तो जाहिर सा बात है कोई बॉडीज भी फॉर्म किया गया होगा जिसके तहत वल्नरेबल सेक्शंस को हम लोग प्रोटेक्शन और बेटरमेंट प्रोवाइड कर सके, तो ये सब चीजों पर भी क्वेश्चन आपका मेंस में आएगा। उसके बाद सोशल सेक्टर और सोशल सेक्टर सर्विसेज के रिलेटेड क्या क्या डेवलपमेंट इशू है, क्या क्या मैनेजमेंट इशू है, उसके बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। सोशल सेक्टर हो गया जैसे कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, और आपका इशू रिलेटेड टू पॉवर्टी और हंगर भी आपके सोशल जस्टिस वाले डोमेन में कवर होते हैं। नेक्स्ट है आपका इंडियन गवर्नेंस। तो इंडियन गवर्नेंस में हम लोग को इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ गवर्नेंस पढ़ना है। ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी क्या कहते हैं, क्या होता है, इसके बारे में जानना है। गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को कैसे इंक्रीज करे उसके संदर्भ में भी हम लोग क्या कहते हैं जानेंगे, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन्ड है। ई गवर्नेंस क्या होता है, ई गवर्नेंस का एप्लीकेशन क्या है, ई गवर्नेंस का बेनिफिट क्या है, ई गवर्नेंस का ड्रॉबैक क्या है। ई गवर्नेंस के बारे में एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि पूरे इंटायर डोमेन में हम लोग समझेंगे। उसके बाद सिटीजन चार्टर क्या है, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, इंस्टीट्यूशनल एंड अदर मेजर्स, हम लोग सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। सिविल सर्विसेज का रोल डेमोक्रेसी में क्या है, ये भी आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है, और ये आपका इंडियन गवर्नेंस के डोमेन में सब चीज आता है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल रिलेशन। तो इंटरनेशनल रिलेशन में हम लोग को पढ़ना है इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब कि इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन, इंडिया का पाकिस्तान के साथ रिलेशन, इंडिया का नेपाल के साथ रिलेशन, मतलब कि इंडिया के नेबरहुड में जितने भी कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया का कैसा रिलेशन है, इंडिया का कैसा ट्रेड चल रहा है, इंडिया का मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पॉलिटिकल हो गया, इकोनॉमिक हो गया, ये सब पैरामीटर पे कैसा कैसा रिलेशन है वो सब इस क्या कहते हैं टॉपिक में कवर किया जाएगा। बाइलेटरल, रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग, एग्रीमेंट इन्वॉल्विंग इंडिया एंड अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट, मतलब कि इंडिया का किस किस के साथ बायलेटरल रिलेशन है, और उसके बाद इंडिया ने कौन कौन से कंट्री के साथ रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग बनाया है, इंडिया ने किन किन कंट्री के साथ एग्रीमेंट साइन किया है जो कि आपका इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट करते हैं, तो वो भी आपका इस सिलेबस में इंक्लूडेड है। उसके बाद डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज के जो भी पॉलिसीज और पॉलिटिक्स होते हैं उस पे इंडियाज के इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट है वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। इंडियन डायस्पोरा के बारे में यहाँ पे हम लोग देखेंगे। इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में जानेंगे, एजेंसी के बारे में जानेंगे, और उनके स्ट्रक्चर और मैंडेट को भी यहाँ पे हम लोग देखेंगे। तो ये आपका पेपर 3 में इतना सिलेबस है। नेक्स्ट है आपका पेपर 4 जनरल स्टडीज 3। पेपर 4 में जो टॉपिक है वो आपका टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट, सिक्योरिटी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के रिलेटेड आपका है। तो सबसे पहला हम लोग इंडियन इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इंडियन इकोनॉमी में आपका क्या कहते हैं इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, और जो भी इश्यूज आपका प्लानिंग के रिलेटेड है, मोबिलाइजेशन के रिलेटेड है, रिसोर्स, ग्रोथ, डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सब के रिलेटेड जो भी है इसमें हम लोग क्या कहते हैं इंक्लूड करेंगे। फिर उसके बाद इंक्लूसिव ग्रोथ, और इंक्लूसिव ग्रोथ की वजह से क्या क्या इश्यूज अराइज होते हैं वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे। गवर्नमेंट बजटिंग क्या है, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि गवर्नमेंट का कई प्रकार का बजट होता है, जैसे कि रेवेन्यू बजट हो गया, उसके बाद कैपिटल बजट हो गया, तो वो सब के बारे में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। आपका मेजर क्रॉपिंग पैटर्न है, मतलब कि क्या कहते हैं क्रॉप इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब कि हम लोग के कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स में कौन कौन सा क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो किया जाता है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कितने टाइप के इरिगेशन सिस्टम है और इरिगेशन सिस्टम के स्टोरेज है। ट्रांसपोर्ट और मार्केटिंग के बारे में जानेंगे, मतलब कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का जो ट्रांसपोर्टिंग और मार्केटिंग हो रहा है वो जानेंगे, उसके वजह से क्या क्या इश्यूज हो रहा है। और ई टेक्नोलॉजी के बारे में भी जानेंगे, जिसके हेल्प से फार्मर लोग जो हैं वो अपना कुछ प्रॉफिट बना पाते हैं, मतलब कि फार्मर लोग को एक तरह से एड मिलता है ई टेक्नोलॉजी की वजह से, तो वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फार्म सब्सिडीज और मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में जानेंगे, और इसकी वजह से क्या क्या इशू रिलेटेड है वो भी हम लोग देखेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में जानेंगे, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसका लिमिटेशंस क्या है। उसके बाद बफर स्टॉक और फूड सिक्योरिटी में क्या क्या इश्यूज है वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे।
उसके बाद इकोनॉमिक्स ऑफ एनिमल रियरिंग हम लोग यहाँ पे जानेंगे, फूड प्रोसेसिंग और रिलेटेड इंडस्ट्रीज के बारे में जानेंगे, इसका भारत में क्या स्कोप है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का, लोकेशन कहाँ पे है इसका, किस फैक्टर की वजह से उस लोकेशन में इसको स्टैब्लिश किया गया है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, ये सब चीज हम लोग इन सभी टॉपिक्स में क्या कहते हैं देखेंगे। उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया क्या है, मतलब कि इंडिया में किस प्रकार के लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं उसके बारे में यहाँ पे जानना है। उसके बाद इफेक्ट ऑफ लिबरलाइजेशन क्या है, मतलब इकोनॉमी पे क्या क्या इंडस्ट्रियल पॉलिसी में चेंजेस आया है, उनका इफेक्ट इंडस्ट्रियल ग्रोथ पे क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि एनर्जी, पोर्ट, रोड, एयरपोर्ट, ये सब के बारे में हम लोग क्या कहते हैं देखेंगे। और इन्वेस्टमेंट मॉडल इसका लास्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ये सारा टॉपिक इंडियन इकोनॉमी के डोमेन के अंदर आता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक होगा साइंस और टेक्नोलॉजी पे। तो इसमें क्या है कि साइंस और टेक्नोलॉजी में क्या डेवलपमेंट हुआ, इनके एप्लीकेशन क्या है और इफेक्ट्स क्या है इनके एवरीडे लाइफ में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इंडिया का क्या अचीवमेंट रहा, टेक्नोलॉजी को कैसे इंडिजिनाइजेशन किया जाए, उसके बाद हम लोग न्यू टेक्नोलॉजी को कैसे डेवलप करें, आईटी, स्पेस, कंप्यूटर, रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी जैसे टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में कैसे अवेयरनेस क्रिएट किया जाए, और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बारे में भी जानेंगे और उसके संदर्भ में क्या क्या इश्यूज है वो सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी। तो इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी में पहला है आपका कंजर्वेशन, देखेंगे कि इन्वायरमेंट को कैसे हम लोग कंजर्व करें, बायोडाइवर्सिटी को हम लोग कैसे, क्या क्या कंजर्वेशन मेजर हम लोग को यूज करना चाहिए, गवर्नमेंट ने क्या क्या कंजर्वेशन मेजर अडॉप्ट किया है ताकि इन्वायरमेंट और बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट किया जाए, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, डिग्रेडेशन क्या होता है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के बारे में हम लोग डिटेल में सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड रहेगा सिलेबस के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक है डिजास्टर मैनेजमेंट पे। तो डिजास्टर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट के संदर्भ में ही बस केवल यहाँ पे मेंशन है, तो मैं थोड़ा इसको थोड़ा ब्रॉड में समझा दूं क्या है ये। मतलब कि डिजास्टर क्या होता है, जैसे कि सुनामी आया है, साइक्लोन आया है, लैंडस्लाइड हो रहा है, तो इस पे क्या गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिया है ताकि इन सभी चीजों के इफेक्ट को थोड़ा मिटिगेट किया जाए, ज्यादा हम लोग को क्या कहते हैं प्रभाव इसको इसका ना झेलना पड़े। तो ये सब चीज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में इनेक्ट हुआ था, तो उसका क्या क्या कहते हैं इफेक्ट्स रहा, उसके बाद उसका क्या सिग्निफिकेंस है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, सब चीज जानेंगे। एनडीएमए के बारे में जानेंगे, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो होता है उसके बारे में यहाँ पे देखेंगे। एनडीएमए का गाइडलाइंस डिफरेंट डिफरेंट डिजास्टर के रिलेटेड क्या है, जैसे कि सुनामी के रिलेटेड क्या है, लैंडस्लाइड के रिलेटेड क्या है, ये सब कुछ आपका सिलेबस में ही इंक्लूडेड है। मानते हैं कि ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो सिलेबस है वो 4 वर्ड्स में ही कवर कर दिया गया है, लेकिन ये 4 वर्ड्स को अगर हम लोग तोड़े तो हम लोग को बहुत ज्यादा छोटा छोटा टॉपिक्स इसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। तो सिक्योरिटी में हम लोग पढ़ेंगे स्प्रेड ऑफ एक्सट्रीमिज्म, उसके बाद फिर क्या कहते हैं मतलब कि एक्सट्रीमिज्म कैसे स्प्रेड हो रहा है, एक्सटर्नल स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स का क्या रोल है, और वो भी आपका इंटरनल सिक्योरिटी के चैलेंजेस मतलब क्रिएट करने में। इंटरनल सिक्योरिटी के क्या क्या चैलेंजेस हैं वो भी, कम्युनिकेशन नेटवर्क, रोल ऑफ मीडिया, सोशल नेटवर्किंग साइट, क्या कहते हैं ये सब के संदर्भ में। साइबर सिक्योरिटी क्या है उसके मतलब उसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, मनी लॉन्ड्रिंग और उसको हम लोग प्रिवेंट कैसे करें। उसके बाद फिर सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड देयर मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरियाज, मतलब कि सिक्योरिटी चैलेंजेस बॉर्डर एरिया पे क्या क्या है, बॉर्डर एरिया में हम लोग सिक्योरिटी मैनेजमेंट कैसे करें, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद मतलब कि लिंकेजेस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम विद टेररिज्म, ये सब टॉपिक इसके अंदर आते हैं। और उसके बाद बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेज, मतलब कि हम लोग जानते हैं कि हम लोग के भारत में बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेज है, एजेंसीज है और उनका मैंडेट, तो ये सब चीज के बारे में क्या कहते हैं सिक्योरिटी के अंदर कवर किया गया है। तो ये हम लोग का पेपर 4 मतलब कि GS 3 का सिलेबस है। नेक्स्ट है आपका GS 5, जिसको हम लोग जनरल स्टडीज 4 भी कहते हैं। तो पेपर 5 का टॉपिक है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। इसका सबसे पहला टॉपिक है एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस। तो पहला टॉपिक है एसेंस, मतलब एथिक्स का एसेंस क्या है, एथिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या है, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एथिक्स क्या होगा आपका ह्यूमन एक्शन में। मतलब कि एथिक्स अगर मान लो सपोज मेरे पास है तो पॉजिटिव एथिक्स है या नेगेटिव एथिक्स है, मतलब कि सोसाइटी डिटरमिन करती है कि मतलब मेरा एथिक्स कैसा है। अगर मेरा कोई भी एक्टिविटी सोसाइटी के अगेंस्ट है तो इसका मतलब वो जो एथिक्स मेरा है वो एथिक्स सही नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि एथिक्स जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, सोसाइटी उसको डिसाइड करती है, तो उसका क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकता है। एथिक्स का डिटर्मिनेंट्स क्या होता है, एथिक्स का एसेंस क्या है, तो ये सब के बारे में आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस में इंक्लूडेड रहता है। उसके बाद डायमेंशंस ऑफ एथिक्स क्या है,
एथिक्स आपका प्राइवेट और पब्लिक रिलेशनशिप में क्या इसका रोल है, ह्यूमन वैल्यूज क्या होता है, हम लोग क्या 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 कहते हैं, मतलब कि लाइफ्स और टीचिंग्स ऑफ ग्रेट लीडर से हम लोग लेसन सीखते हैं, मतलब कि तरह से बोला जा सकता है जो भी ग्रेट लीडर है, ठीक है, जैसे कि हम लोग महात्मा गांधी का नाम ले लें, तो उनके उनसे हम लोगों ने क्या क्या वैल्यूज इनकलकेट किया खुद में, तो ये आपका ह्यूमन वैल्यूज के डोमेन में आपका आते हैं। उसके बाद फैमिली, सोसाइटी और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या रोल रहा आपको वैल्यू इनकलकेट करने में, तो ये आपका एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस के अंदर इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है आपका एटीट्यूड। एटीट्यूड जो टॉपिक है उसमें आपका कंटेंट, स्ट्रक्चर और फंक्शन, मतलब कि एटीट्यूड का क्या फंक्शन है, एटीट्यूड का क्या स्ट्रक्चर है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे, इसका इन्फ्लुएंस क्या है और इसका रिलेशन क्या है बिहेवियर और थॉट के साथ, ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे। मोरल और पॉलिटिकल एटीट्यूड क्या होता है, सोशल इन्फ्लुएंस और परसुएशन क्या है, उसके संदर्भ में कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स में, वो आपका एटीट्यूड वाले डोमेन में ही इंक्लूडेड है। उसके बाद है आपका एप्टीट्यूड। तो एटीट्यूड और एप्टीट्यूड दोनों डिफरेंट है। एप्टीट्यूड में हम लोग फाउंडेशनल वैल्यूज ऑफ कोर सिविल सर्विस, मतलब कि सिविल सर्विसेज का फाउंडेशनल वैल्यू क्या है वो देखेंगे, इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ऑब्जेक्टिविटी, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विसेज, इम्पैथी, टॉलरेंस, कॉम्पैशन टुवर्ड्स वीकर सेक्शन, ये सारे कीवर्ड्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक कीवर्ड्स पे एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो इसीलिए ये सारे कीवर्ड्स को क्या कहते हैं ध्यान देना बहुत ही ज्यादा जरूरत है, और ये आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है, तो जाहिर सा बात है ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, उसके कॉन्सेप्ट क्या है, उनका क्या एप्लीकेशन है हमारे रियल लाइफ में या पब्लिक सर्वेंट के लाइफ में, वो इसमें इंक्लूडेड है। उसके बाद कंट्रीब्यूशन ऑफ मोरल थिंकर्स और फिलोसफर फ्रॉम इंडिया एंड वर्ल्ड के बारे में जानेंगे, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट मोरल थिंकर्स फिलोसफर्स हैं, जैसे कि भारत से हम लोग ले सकते हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी को, वर्ल्ड से अगर लेना होगा तो प्लेटो है, एरिस्टोटल है, उनका क्या कंट्रीब्यूशन है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका पब्लिक सर्विस वैल्यू एंड एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या एथिकल कंसर्न्स और डिलेमा एसोसिएटेड रहता है आपका गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, क्या लॉज है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, क्या कॉन्शियंस है, मतलब कि एक एथिकल गाइडेंस के लिए कॉन्शियंस इज द सोर्स ऑफ एथिकल गाइडेंस कहा जाता है, तो ये कैसे कहा जाता है, तो ये आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है ये वाला टॉपिक। अकाउंटेबिलिटी और एथिकल गवर्नेंस के बारे में हम लोग को यहाँ पे जानना है, एथिकल और मोरल वैल्यूज को गवर्नेंस में कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके वो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, इंटरनेशनल रिलेशन में एथिकल इश्यूज क्या क्या है, और आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है, ये आपका इस डोमेन में इंक्लूडेड है, मतलब कि पब्लिक सर्विस वैल्यू और आपका एथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वाले डोमेन में इंक्लूडेड है। नेक्स्ट है आपका जो कि लास्ट है प्रॉपर्टी इन गवर्नेंस। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि पब्लिक सर्विस का कॉन्सेप्ट क्या है, गवर्नेंस और प्रॉपर्टी के पीछे क्या फिलोसफिकल बेसिस है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग और ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट देखेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन के बारे में जानेंगे, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, सिटीजन्स चार्टर क्या, वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, करप्शन के रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस होते हैं वो सब हम लोग देखेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडी ऑन द एबव इश्यूज। इसका मतलब जितना भी टॉपिक आपको मैंने बताया है, एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस, प्रॉपर्टी, इसके रिलेटेड आपका केस स्टडी भी आएगा। ये अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक है, मतलब कि इसके बाद और किस किस टॉपिक पे वीडियोस बनाए जाएंगे, जैसे कि आपका बुक लिस्ट हो गया, मैंने यहाँ पे आपका कंप्लीट सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अब इस सिलेबस को कैसे कवर करना है वो मैं आपको आने वाले वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन इस सिलेबस को हम लोग कैसे कवर करेंगे उसके पहले हम लोग को ये जानना बहुत ही जरूरत है कि हम लोग किस सोर्स से इन सिलेबस को कंप्लीट करेंगे, तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो आपका बुक लिस्ट पे रहेगा। उसके बाद हम लोग टाइम टेबल और स्ट्रेटजी देखेंगे कि हम लोग सिलेबस टाइमली कैसे कंप्लीट करें, और जो भी बुक्स और सोर्स हम लोग फॉलो करेंगे उसको थॉरली हम लोग कैसे पढ़ें। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग को ऑप्शनल कैसे चूज करना चाहिए, हम लोग करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करें, और क्या करंट अफेयर का आज भी रिलेवेंस है या नहीं, ये भी हम लोग को जानना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा मेंस का आंसर राइटिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं, क्या हम लोग को कोचिंग ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और सीरियस वर्सेस नॉन सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ये हम लोग जानेंगे आने वाले क्लास में। एक और टॉपिक हो सके मैं उसमें बनाऊंगा कि हम लोग इफेक्टिव नोट कैसे बना सकते हैं, मतलब कि हम लोग नॉर्मली किताब तो पढ़ते हैं, लेकिन बेसिकली क्या होता है एंड मोमेंट पे सारा किताब को रिवाइज करना बहुत ही एक डिफिकल्ट टास्क है, तो जाहिर सा बात है
कि अगर हम लोग उसका क्रिस्प नोट बना के अगर रखेंगे सारे किताब का या सारे टॉपिक का, तो हम लोग को रिवाइज करने में बहुत ही आसानी होती है। तो इसीलिए हो सके मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि नोट्स मेकिंग हम लोग को कैसे करना चाहिए। थैंक यू। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।